सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा की तैयारी। तो लिखित परीक्षा की तैयारी जो आपकी होने वाली है ईएमआरएस में, आपकी एलटी ग्रेड में, तो ईएमआरएस की रणनीति पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से हम इस मुख्य परीक्षा को लिखे, किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इस भीड़ से हम हट जाए, और इस भीड़ से हटने का तरीका क्या है, इस पर पूरी चर्चा अपन करेंगे। लेकिन सबसे पहले विधाता के चरणों में आपको बिल्कुल नमन करके, और मैंने एक लाइन लिखी है, वो लाइन मैं हमेशा आपको वीडियो में भी बोलता रहता हूँ और यहाँ भी बोलता रहता हूँ। और मैंने आज जो रणनीति आपकी जो बनाई है ईएमआरएस 2025 पर टीजीटी पीजीटी के लिए बनाई है, मुख्य परीक्षा मेन परीक्षा की रणनीति है, कैसे उत्तर लिखना है, कितने शब्दों में उत्तर लिखना है, सुनोगे तो लिखोगे भी। अब इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपको मैंने लिख करके भी एक प्रश्न का उत्तर बताया है, किस टाइप से आपको लिखना है, कितने शब्दों तक हमको पहुंचना है। सिलेबस में इसका कोई मतलब उल्लेख नहीं किया है कि इतने शब्दों में लिखे। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं इस पेज पर चर्चा करूंगा। मेरा पहला पेज भी यही है कि पूरा वीडियो जरूर देखना है अंत तक। ईश्वर एक आईना है, जैसा दिखाते वैसा ही दिखता है, मैं कहता आया हूं और कहता ही रहूंगा। अभी मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, मोटिवेशन वीडियो, उसमें कुछ विद्यार्थियों को कमेंट आया कि सर हम तो बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस चीज पर निश्चित रूप से मैं कहता हूं अंदर से कि केंद्रित नहीं हुए होंगे, उसके प्रति डेडिकेट नहीं रहे हैं। आपने जो समय उसको देना चाहता था, वो समय जो लेना चाहता था, वो समय आपने उसको नहीं दिया है। इसलिए आप कहीं न कहीं अपनी कमजोरी महसूस करेंगे। निश्चित है, फिक्स है, अंतर मन से सोच के देखें। ईश्वर आईना है, जैसा दिखाते हैं वैसा ही दिखता है। आईने में हम दिखाते हैं वैसा ही चेहरा हमें दिखता है, जैसा मुंह करते हैं वैसा ही दिखता है, जैसा होगा वैसा ही दिखता है। ईश्वर भी आप जैसा करते हैं वैसा ही देता है, जैसा करते हैं वैसा ही देता है। तुम कहोगे नहीं सर हमारे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। होगा तब जब आपने उसी चीज को ठान रखा है, रात दिन सपने में भी, जागते भी, सोते भी, बिल्कुल आंखों में वही चीज आपकी लगी हुई है रात दिन की। और आपने यदि ऐसा कभी किया हो तो मुझे बता देना। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तो आपने क्या अंतर्मन से ऐसा कभी किया है कि बिल्कुल मैं तो कुछ नहीं कर रहा और मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए? क्या कभी सोचा आपने? ना, कभी नहीं सोचा। और यदि आपने सोचा है ऐसा, सबका टाइम हटा करके अकेली पढ़ाई को टाइम दिया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो मुझे बता दो। इसी रणनीति पर मुख्य परीक्षा पर आज तैयारी करेंगे। इसलिए सोच को बदलो, कोई भी कमजोर नहीं है। कई विद्यार्थी सोच लेते हैं कि मैं तो कमजोर हूं, मैं तो याद ही नहीं कर सकता, इतनी सारी चीजें याद नहीं कर सकता। आज एक विद्यार्थी ने मुझे भी बोला कि आपने इतने सारे विदेशी शब्द लिखा दिए और इनको कैसे याद करेंगे हम। तो बस यही खा गया हमें। सोचना नहीं, याद करना है, फिर करना है, फिर करना है, फिर करना है, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। इसलिए आपको सोच को बदल लेनी है, सिलेक्शन तो होगा ही। ठीक है, वही वाली बात, क्या करूं दीदी में, और दीदी कुछ नहीं करना, पढ़ना ही है बस। पत्थर नहीं उठाने, बजरी नहीं उठानी, यहाँ पे कोई आपको कोई ऐसा पहाड़ नहीं उठाना है। साथियों, अपन जो बात करेंगे आज वो इस पर बात करेंगे। इसलिए जैसा सोचोगे वैसा ही होता चला जाएगा। खुश रहो जब हमें पता है कि यहाँ से जाना ही है, कुछ समय के मुसाफिर हम यहाँ के हैं, इस पृथ्वी पर घूमने वाले। तो फिर तनाव किस बात का है? तनाव तो लेना ही नहीं, खुश होकर तैयारी करनी है, लेना देना उसके ही हाथ है। तो जब पता ही है हमको कि वो ही करेगा जो ही होगा, तो हम कितना ही रोए या जागे या हंसे, क्या करें? जब हंसकर ही करो ना जो काम करना है। ईएमआरएस 2025 टीजीटी पीजीटी का आपकी जो अभी तक में जो आपकी जो आंसर की है वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के बहुत अच्छे नंबर हिंदी ज्ञान धारा पर बन रहे हैं। तो आप देखिए, हिंदी ज्ञान धारा से पढ़े और उन्होंने मेरी बात को सुना, माना, धैर्य रखा, जिसमें सुनने की ही दृढ़ शिक्षा नहीं है कि मास्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं, बकते रहते हैं और वो स्किप करके छोड़ देगा।
लेकिन जिसमें सुनने का धैर्य नहीं है, किसी को बिल्कुल किसी की बात मानने का कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं है, वो मुश्किल है कि वो पढ़ ही कैसे सकता है जब वो दूसरे को सुन ही नहीं सकता। तो इसलिए पूरी बात आपको सुने, पूरी रणनीति मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मुख्य परीक्षा की रणनीति में कैसे उत्तर लिखेंगे, कितने शब्दों में लिखेंगे, सुनोगे तो ये काम होगा। रोज लाइव आपकी 8:15 पर रहती है। कोई संपर्क करना तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं साथियों अपन कितने शब्दों में हमें उत्तर लिखना है। एलटी ग्रेड की परीक्षा जो हो रही है आपकी, इसमें निश्चित किया है कि जो 8 अंक का जो प्रश्न होगा उसका उत्तर 125 शब्दों में देना है, और जो 12 अंक का जो उत्तर होगा उसका उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है। अब आपको ईएमआरएस में 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अब हम कितने शब्दों में उत्तर लिखे, तो हम कम से कम 8 वाले प्रश्न का आधा तो करें, 65-70 शब्द हमारे बनते हैं। लेकिन अब जब हम उससे ज़्यादा लिखेंगे, करीबन 100 शब्द के लगभग, तब जाके हमें 70-80 शब्द याद रह पाएंगे। यानी हमें 100 शब्द से ऊपर उसको ले जाना है, बार बार लिखना है। और जब तक बार बार नहीं लिखोगे तब तक हो नहीं सकता, क्योंकि हम कंप्यूटर नहीं है कि हमने फीड कर लिया और हो जाएगा। मनुष्य है, बार बार हम भूलते हैं, मैं भूलता हूँ, सब भूलते हैं। हमें मनुष्य बनाया है, जानवर से अलग बनाया है। जानवर में सोचने की शक्ति नहीं है, पढ़ने की शक्ति नहीं है, समझता तो वो भी है, समझते हम भी है, लेकिन अंतर इतना है कि हम बोलते हैं। और हम में वो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैं इसको याद करूंगा, मतलब करूंगा ही, मतलब होगा ही। तो पहली बात क्या रहेगी, इन 15 जो प्रश्न डिस्क्रिप्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव को हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो नंबर कटने वाले हैं और हम पास होने वाले, नौकरी लगने वाली है, तो इन प्रश्नों पर चलना पड़ेगा आपको। पहली बात, सिलेबस में निश्चित शब्द बताए ही नहीं है कि कितने शब्दों में देना है। अनुमानित आप 70-80 शब्द तक और लास्ट आप 100 शब्द तक आपके उत्तर को लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे से पढ़े, कोर्स खरीदे ना खरीदे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको इस तरीके से, लोग बाग पढ़ा रहे हैं, कॉपी की, उसकी कॉपी कर दी किताब की और लाइन खींच दी, ये लो साहब, ये है, ये पढ़ लो और तुम तुम्हारे हिसाब से लिख लो। भाई जब तुम्हारे हिसाब से लिखोगे तो मेरा औचित्य क्या है, फिर कोई मतलब नहीं। मुझे लिख करके देना है। कई विद्वान साथी आपको बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसा करो, ये लिख दिए मैंने 250-300 शब्द, 350 शब्द, इसमें से तुम छांट लो 125 शब्द और 200 शब्द छांट लो। भाई मैं ही छांट लूंगा ना किताब में, तुम क्या कर रहे हो, फिर किस बात के पैसे ले रहे हो? तो आपको इसके लिए एक पूर्ण रणनीतिक साथ परीक्षा पास होते प्लान के साथ, कि हमने प्रश्नों को किस टाइप से सेट किया है, एक प्रश्न को, कि हम 10 प्रश्नों में पूरे आदिकाल को समेट सकते हैं। 10 प्रश्नों में पूरा आदिकाल कैसे सिमट जाएगा। इसी तरीके से आपको व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, साहित्य पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, पूरा फोकस के साथ चलना पड़ेगा। तो हमें लिखने की जो कम से कम हम लिखने की कोशिश करें तो 70 शब्द, 80 शब्द और लास्ट 100 शब्द तक जावे, ताकि हमें यदि परीक्षा में बताया जावे इसके रिजल्ट आने के बाद कि इतने शब्दों में लिखे, तो फिर इतने शब्दों में लिखने लग जाएंगे। लेकिन अभी की जो प्रैक्टिस है आपकी, वो इतने शब्दों की कम से कम हो जानी चाहिए। अब चले अपन इससे आगे की बात, कैसे ले सिलेक्शन कैसे लेना है। तो हमें 4 चीज पढ़ने की आवश्यकता टीजीटी और पीजीटी में। साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, इसका सिलेबस दे रखा है हमें कि भाई ये चीज आपको पढ़नी है, ये इन टॉपिकों में से सवाल आएगा। तो इसमें साहित्य पूरा दे रखा है, व्याकरण के कुछ निश्चित टॉपिक बता रखे हैं जो मैंने सिलेबस में बता दिए आपको, भाषा विज्ञान के टॉपिक फिक्स बता रखे हैं, काव्यशास्त्र के टॉपिक फिक्स बता रखे हैं। इनमें से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको टॉपिक को विस्तार से पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक को क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है आपको। और सबसे पहले विस्तार से आप जब टॉपिक को पढ़ेंगे, तो विस्तार से पढ़ने के बाद तुम कहे सर विस्तार से तो हमने पहले से पढ़ रखा ना, भाई अभी पढ़ना है आपको, अभी पढ़ना है। और बार बार पढ़ करके विस्तार से जब इसको मैं पढ़ लूंगा यहां तक, तो निश्चित है कि मुझे उसमें से कुछ न कुछ याद रह ही जाएगा। फिर बिना देखे उसको लिखे और लिखने का प्रयास करें, फिर बार बार लिखे, फिर बार बार लिखे। और एक चीज को यदि आपने 3-4 बार अपने मन से लिख दिया, तो कौन है आपको पीछे छोड़ सकता है।
सफलता यानी बार बार लिखना, बार बार लिखोगे निश्चित है कि आपको सफलता मिल ही जाएगी। क्या ध्यान रखना है, कॉपी में दोनों तरफ जगह छोड़नी है ताकि वो निर्देश दे सके। क्या करना है, नीचे भी जगह छोड़नी है ताकि वो आपको नंबर डाल सके। शब्दों में बराबर गैप रखना है, बराबर गैप के साथ आपको शब्दों को लिखना है। एक लाइन में 8-7 शब्द आप लिखे तो उसी तरीके से 8-7 शब्दों की लाइन पूरी बनाते चले और एकदम सुंदर तरीके से आपको उसको लिख लेना है और बार बार लिखना है। तो बार बार लिख करके हम उसको कंठस्थ कर सकते हैं। कैसे लिखना है प्रश्न का उत्तर, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दों का चुनाव करना है। जो प्रश्न दिया गया है उसमें जो पूछा गया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों का चुनाव करें पहले तो, कि ये चीज कम से कम अपन को, अगर ये सवाल पूछा तो मुझे ये चीज लिख देनी है। महत्वपूर्ण शब्दों का चुनाव कर लिया आपने, दिमाग में फिट बैठ गई, कॉपी में दोनों ओर जगह छोड़नी है, नीचे भी जगह छोड़नी है। और मौलिक कथन आप चुन सकते हैं, कोई भी कथन आपके पास आपको याद आ रहा लिख सकते हैं, कोई पंक्ति लिख सकते हैं, कोई दोहा लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न से संबंधित यदि है तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखे। चुनाव करें और प्रश्न में पूछा गया उसका केंद्रित होकर उत्तर देवे, इधर उधर नहीं भटके। तो मैं कहता हूं कि आपकी रणनीति एकदम टॉप क्लास की, प्लान आपका फिक्स हो जाएगा कि यहां से इतने शब्दों को उड़ा देंगे अपन, इतने शब्द यहां से लिख देंगे और ये लो हमारा बन गया 70-80 सवाल, 100 शब्द का सवाल आपका तैयार हो गया है। बात करें सर लिखे कैसे, तो देखिए आपको मैंने एक प्रश्न आपको मैं यहाँ पूरा बता रहा हूँ। जो एलटी ग्रेड में मैंने 125 शब्दों का इसको लिखाया है। 125 शब्दों की जगह मैंने 150-200 शब्द भी लिखाए हैं। 200 इसलिए लिखा है क्योंकि वहां 200 शब्द का सवाल भी आएगा, तो मैंने उसी हिसाब से लिखा है। अब 200 में से हम 10-20 शब्द हम अपने आप ही कम कर लेते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, अपने आप ही उत्तर सेट हो जाता है। बीसल देव रासो श्रृंगारिक और गेय काव्य रहा है। बीसल देव रासो पर अपना मत सिद्ध करो। यानी श्रृंगारिक क्यों था, वो गेय काव्य क्यों था, एक बात तो ये बताएं ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर देवें तो, और नीचे वाले प्रश्न का उत्तर देवें तो बीसल देव रासो के बारे में पूरा वर्णन कर दे। तो अलग अलग चीज दोनों में, लेकिन मैंने दोनों को मिक्स बना करके एक उत्तर लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ही नहीं आवे। इसमें से बीसल देव रासो के बारे में कोई भी सवाल पूछे चट दिन तोड़ा मरोड़ा लिख दिया। पृथ्वीराज रासो के बारे में ऐसा ही लिखा, तोड़ा मरोड़ा लिख दिया। आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में सवाल पूछा, तोड़ा मरोड़ा लिख दिया। सिद्धों के बारे में सवाल पूछा, पूरे सिद्धों को किस टाइप से मैंने सिद्धों को आपको पढ़ाया है। बिल्कुल वीर गाथा काल नामकरण क्यों दिया, तो उसको वीर गाथा के पीछे कारण क्या रहे, पूरा इस टाइप से सेट कर दिया है शब्दों को, ताकि एक एक शब्द हाथ से लिख करके बताया। दोनों तरफ जगह छोड़ दी, नीचे भी जगह छोड़ दी। तो देखिए शब्दों का चुनाव कैसे किया हमने। बीसल देव रासो नरपति नालय को कविराज कहते हैं, इसलिए मैंने कोष्टक में लिख दिया। अब उसको समझ में आ जाएगी कि लाला इसको गहरा ज्ञान है कि नरपति नालय को कविराज भी कहते हैं। तो द्वारा विरचित, देखो ये शब्द का प्रयोग किया हमने, एकदम साहित्यिक शब्द का प्रयोग किया है। विरचित, विरचित एक गेय काव्य है जिसे 1212 विक्रमी संवत या 1155 ईस्वी में लिखा गया, जिसके लेखन समय के बारे में प्रसिद्ध पंक्ति मिलती है। तुरंत हमने बता दिया कि भाई ये प्रसिद्ध पंक्ति है, उसको पता है कि भाई पंक्ति भी इसको तो याद है। 1272 मझार जेठ बदी नवमी बुधवार नाले रसायन आरंभ है शारदा टूटी ब्रह्म कुमार। अब इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि आपके जो 40 प्रश्न आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, वो से उसके प्रश्न भी इसी में से बनेंगे अगर साहित्य के प्रश्न बनते हैं तो। और बीसल देव रासो में से सवाल आता है तो इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ महत्वपूर्ण चीजों को उठाकर लिख दिया। ये हमने इसके समय के बारे में लिख दिया। इसी रचना के कारण रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से बताई है। अब हमने इसमें ये लाल चिन्ह यूं कर दिया है कि इसको हम छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि रामचंद्र शुक्ल की हम बात बतावे, लेकिन हमने शब्दों को बढ़ाने के लिए इसको लिख दिया है। छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसके बाद लिखा है इस ग्रंथ की नायिका राजमती है, और राजमती कैसी, प्रोसित पति का है। अब प्रोसित पति का क्या है उसके समझ में आएगी कि इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी याद है। जिसका पति परदेश चला गया है, ये राजा रूट करके चला गया, पहल पहल के दिन ही रानी घर पे आई और बोल ही दिया होगा कुछ न कुछ, तो यार बोल ही देते हैं। रानी घर पे आई और इसने कुछ बोला, राजा से रूठ गया और उड़ीसा चला गया 12 वर्ष के लिए। तो इस ग्रंथ
में प्रोसित पत्रिका नायिका है वो कौन है? राजमती का वर्णन किया गया है, विग्रहराज की प्रेमिका। इस ग्रंथ में 4 खंड है। पहले खंड को हमने बिल्कुल शॉर्टकट में बताया कि ये बीसल देव रासो है, ये कवि बांधव के नाम से जाने जाते हैं, और राजमती से विवाह का वर्णन किया है, बीसल देव का यानी विग्रहराज का, और राजमती का विवाह वर्णन है। खंड 1 में राजमती के व्यंग से रूठ करके ये भाई साहब चले गए हैं उड़ीसा विग्रहराज, तो उसका वर्णन दूसरे खंड में दिया है। तीसरे खंड में राजमती का जो विरह है, और हिंदी का पहला 12 मासा किस में है? हिंदी का पहला 12 मासा खंड 3 में है। षड ऋतुओं का वर्णन भी खंड 3 में है, और चौथे खंड में राजा रानी से पुनर्मिलन हो जाता है, उसका वर्णन हमने शॉर्टकट में दिखा दिया 4 खंडों को। ग्रंथ 125 छंदों में रचित प्रेम परक रचना है, जिसमें 100 पृष्ठों में लिखित है। लघु प्रेम कहानी है। अधिकतर विद्वान इसकी भाषा ब्रज पिंगल शैली बताते हैं, जबकि शुक्ल राजस्थानी शैली बताते हैं। इस ग्रंथ में हिंदी का पहला 12 मासा का पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है, जिसमें गाए जाने वाले गीतों का वर्णन है। अतः इसे गेय काव्य कर दिया सिद्ध हमने, इसलिए इसको गेय काव्य कहा। और रानी राजमती के विरह में रहने के कारण इसको विरह काव्य के रूप में जाना जाता है। यह शुद्ध वियोग श्रृंगार की रचना है, जिसे राग केदार शैली में लिखा गया है। ठीक है, लिखा गया गेय काव्य माना जाता है। राजा रानी की प्रेम गाथा का वर्णन होने के कारण इसको श्रृंगारिक रचना भी कहते हैं। ले आए वहां पर उत्तर। अंत में इस ग्रंथ में प्रधान रस श्रृंगार रस होने के कारण ये एक श्रृंगारिक रचना और गेय काव्य सिद्ध होती है। ये लो सा हमने इस टाइप से शब्दों का चुनाव किया। इसमें से आपको परीक्षा में जो महत्वपूर्ण शब्द लगते हैं, कितने शब्दों तक हम पहुंच गए हैं, तुरंत हम एक लाइन में, हम इसलिए कहते हैं कि आपको 7-8 शब्द लिखने हैं, तो हम इसलिए कहते हैं तुरंत लाइन गिनी, कितनी लाइन हो गई, कितने शब्द हो गए, और तुरंत शब्दों का अनुमान लगाया और चट से हमने उतने ही शब्दों में सब लिख दिया। 10% ऊपर लिख सकते हैं, 10% नीचे लिख सकते हैं, शब्दों में इतनी छूट होती है। शुद्ध भाषा लिखे, विराम चिन्हों का ध्यान रखे, और टॉप क्लास तरीके से आपका उत्तर बना दे। तो प्यारे साथियों, इसी टाइप से आपको उत्तर लिखना है। ये जो मैंने आपको इतनी सारी लंबी चौड़ी रणनीति बनाई, वो इसलिए बनाई कि इस टाइम पर बहुत दुविधा में है लोग कम तैयारी करवा रहे हैं। जो लिखित तैयारी करवा रहे हैं उनके कोर्स बहुत महंगे महंगे कोर्स दे रहे हैं। गरीब स्टूडेंट का किसी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। 8,000, 7,000, 5,000, 6,000, और यहाँ पर आपको एकदम छोटी सी फीस में पूरा इसी टाइप से पढ़ाऊंगा। पूरी व्याकरण पढ़ाऊंगा, ऐसे ही साहित्य पढ़ाऊंगा, ऐसे ही भाषा विज्ञान पढ़ाऊंगा, ऐसे ही काव्यशास्त्र पढ़ाऊंगा, और ऐसे ही लिख 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 करके आपको बिल्कुल ब्रांड वैल्यू तक ले चलेंगे अपन, यानी एकदम बना करके छोड़ेंगे। यदि आपने मेरे साथ मिल करके मेहनत की तो छोड़ने वाले नहीं हैं। इस टाइप से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको हिंदी ज्ञान धारा पर इसका एक नया बैच दिया है, अगर कोई भी साथी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। नई साल में आपको एक तोहफा भी मिलने वाला है, तो आप तैयार हो सकते हैं। हिंदी ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से आपका एप्लीकेशन है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। जो कोई साथी नहीं जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम पर PDF पढ़ ले, PDF भी पढ़ी है तो PDF पढ़ ले, और आपको जो शाम को यूट्यूब है उस पर हम फ्री भी पढ़ाते हैं, उस पर पढ़ ले, अपनी तैयारी खुद कर ले, नोट्स बना ले। ठीक है ना। जिसके पास बिल्कुल ही के सर मैं तो बिल्कुल ही, अरे भाई पढ़ाई में क्या दिमाग लगाएंगे इतना सा हम, अगर आप इतनी सी रिक्स लेकर के पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल खुले दरवाजे हैं हिंदी ज्ञान धारा के, तो आप सभी साथी जुड़ सकते हैं। यदि आपको मेरी किसी भी बात में सच्चाई लगी है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक करना, शेयर करना, इस वीडियो को इतना पहुंचाना कि गरीबों को या अमीरों को या अपने सभी साथियों को बिल्कुल इसका फायदा हो सके। नेकी कर दरिया में डाल, जितना कर सकते कर लो, लेना देना उसके ही हाथ है। तो जिसको लगता है कि सर सही बोल रहे हैं तो ठीक बात, नहीं तो कोई भी बात नहीं, जो दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला। प्रभु आप सभी की मनोकामना पूरी करे। एडवांस में आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और आप मेरी ये कामना रहेगी हिंदी ज्ञान धारा पर कि आप निश्चित रूप से एक समूह में, एक बड़े समूह में सिलेक्शन लेकर के आवे और अच्छी मजबूत तैयारी दें आपकी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका परिवार और आपको ईश्वर खुश रखे और आपकी कामनाएं पूरी हो।
मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। नमस्कार, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।